हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे थे। मैंने जो बुक प्रीफर की थी वो है आपकी आर डी शर्मा, और उसका हम लोग एक्सरसाइज 10.1 जो है वो सॉल्व कर रहे थे, जिसमें लेवल 1 के लगभग लगभग क्वेश्चंस तो टच हो गए थे। कुछ मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दिया था। आई होप कि आपने सॉल्व किया भी होगा। तो आज हम लेवल 2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 5-7 लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं पहले ही क्वेश्चन 29 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत इजी है, वही सेम काम हमको करना है। सबसे पहले हमको देखिए इसका यूज करना है सॉल्यूशन में। अगर आप देखिए तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 12/13, और चूंकि साइन है तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला टर्म है ये परपेंडिकुलर को, नीचे वाला टर्म वो हाइपोटेनियस को बता रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल है तो ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 13। तो आप बेस निकाल सकते हैं, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब आप तो समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, और 13 का स्क्वायर 169 माइनस परपेंडिकुलर यानी 144, तो हो जाएगा √25। और यहाँ से जो बेस की वैल्यू है वो निकल जाएगी आपकी 5। -5 तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू है जो वो 5 निकल जाएगी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब बस इसी फंक्शन को आप उठाइए जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और रखते चले जाइए। देखिए साइन थीटा मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 12/13। चूंकि साइन स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। माइनस कॉस है, कॉस मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन कॉस का स्क्वायर है तो बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 169, ठीक है। ऐसे ही 2 है तो 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है तो 12/13 इंटू कॉस मतलब क्या चीज है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 5/13, ठीक है, इंटू 1/10 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू चूंकि 10 का स्क्वायर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर हो जाएगा 144 अपॉन बेस कितना है 5 यानी कि 25। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक। सो बस यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर जाइए, सिंप्लीफाई कर जाइए। तो सिंप्लीफाई करना अगर आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो बहुत बुरी बात है। खैर मैं ही कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर वाले टर्म का करेंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 अपॉन 169, ठीक है। और ये नीचे वाले करेंगे तो 12 2 जा 24 और 24 टू 12 2 जा 24 और 24 5 जा 120 अपॉन 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू इधर क्या हो जाएगा देखिए ये 25 नीचे तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 25 अपॉन 144, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो आंसर आएगा यानी कि जो बचेगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा देखिए, तो 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका, तो 14 माइनस 5 यानी 9 यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 1 और 119 अपॉन 120 इंटू 25 अपॉन 144, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर जाइए। अब इसका तो ये तो आपको आता होगा, ये आपका आंसर हो गया। मैं इसका आंसर बहुत ज़्यादा बताएंगे, कुछ तो आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, फंक्शन भी वही है, बस बदल क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। देन फाइंड, तो अभी मैंने जो फंक्शन लिखा था ना सेम, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/10 स्क्वायर, वही सेम फंक्शन है, ठीक है ना। उसी में वैल्यू को आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो मैं एक बार करके ही दिखाया था आपको सॉल्यूशन। तो फंक्शन क्या था आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगेन वही चीज, आपको बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। तो अब ये वैसे देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन अगर आप मैच कीजिए तो परपेंडिकुलर पता था और आपको हाइपोटेनियस पता था। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई थी 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी थी 13, तो बेस कितना निकला था आपका 5 पिछला क्वेश्चन में। यहाँ भी देखिए बेस 15 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 13 दिया है, तो परपेंडिकुलर कितना आना चाहिए। तो अब ये सी बात है, बिना डाउट के ही कॉमन सेंस कहता है कि 12 ही आना चाहिए बस। तो बाकी सारी अगर आप ध्यान से देखिए ना, तो ये पिछला वाला ही क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि साइन की जगह आप अगेन 12/13 रखेंगे, यानी 12 का स्क्वायर अपॉन 169। इस तरह यहाँ भी रखेंगे 5/13, यानी कि 5 का स्क्वायर 25/169। पिछला वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, केवल क्या चीज बदलने से, कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, तो क्वेश्चन नया बन गया। लेकिन एक्चुअल में देखिए ध्यान से, तो वो पुराना वाला ही क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप इसका सोल्यूशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं कहीं तो सॉल्व करूँ, चलिए एक बार ट्राई कर देता हूँ मैं, ताकि आपको इसका आंसर ही पता चल जाए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 144/169 माइनस कॉस के लिए 25/169 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा 12/13 इंटू 5/13, ठीक है, इंटू 1/10 की वैल्यू है, तो हो जाएगा आपका कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 12/5, चूंकि 10 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 144, और ये 5 की जगह हो जाएगा आपका 25। ये 25 ऊपर जाएगा, वास्तव में मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा, तो अभी आपने सॉल्व किया, ये 144 में 25 माइनस करेंगे तो ये कैरी हो जाएगा आपका 14, तो 14 माइनस 5 9, ये 3 2 1, ठीक है ना, 19 हो जाएगा। ओके, और ये 1 तो है, तो यानी कि 119/169 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका, तो 24 5 जा 120/169, 169 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 24/144 बचेगा ही बचेगा। इसको करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा आपका 119/120 इंटू 25/144, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है मेरा, मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ। तो 119, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊपर नीचे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं कुछ अपने तरीके से करूँगा, तो ये 100 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, तो ये आपका 11900 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा आपका 120 इंटू 144 इंटू 4, ठीक है, इतना आएगा आपका। अच्छा, इसको भी कर सकते हैं, तो ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 119 इंटू 10 अपॉन 14, या इसको कह सकते हैं कि आप 12 इंटू 12 इंटू 4, ठीक है। ये कटेंगे तो 2 2 ज़ा, और ये 2 5 ज़ा हो जाएगा, और आप करके देखिए लास्टली, तो देखिए खैर सॉल्व करिएगा, बाकी तो आपका आंसर आ ही जाएगा। सोल्यूशन है यही, सिंप्लीफिकेशन के बाद यही जो आपका आंसर है वही सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33 पे, सॉरी 31 है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 31।
मैं कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। देखिए जो एक ही समझ जो आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 10.1 है वो केवल दो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन है। एक तो आपको ये फंडा पूरा क्लियर होना चाहिए, ये वाला चीज़ अगर ये क्लियर है तो दूसरा क्या बचता है, सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो मिस्टेक तो मुझसे भी हो सकता है कैलकुलेशन में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मैंने भी कहीं प्लस माइनस कम कर दिया हो, तो वो तो आप चेक कर सकते हैं। बट क्वेश्चन बस इतना ही है कि आपका 10.1 जो एक्सरसाइज है उसमें कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो, यानी सिंप्लीफिकेशन करना आपको आता हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि ये जो फंडा मैंने बताया है, खास करके कब थीटा रेफरेंस एंगल बनेगा, कब किसको रेफरेंस एंगल मानेंगे, कैसे मानेंगे रेफरेंस एंगल के बिहाफ पे, कब कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस बन जाएगा, वो चीज़। और तीसरा चीज़ ये इतना फॉर्मूला, ये आपका 10.1 के लिए इनफ है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लेवल 2 समझा रहा हूँ। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, और उसमें क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है कि इफ क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये आपका 31, ओके। तो कह रहा है वेरीफाई if sec theta is equal to 5/4, तब आपको बहुत लंबी सी एक चीज प्रूव करनी कि 3 साइन, सॉरी सेक ए है ये, नॉट थीटा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए इक्वल होगा किसके, 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए के। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के बराबर होगा तब जब कि sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। तब बस कुछ करना नहीं है हमको, सिर्फ और सिर्फ जो साइन है, साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हमको इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जो जो चीज दिया हुआ है उसके रिलेटेड जो जो रेशियो है बस वो वैल्यू मालूम हो, पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर बराबर होगा तो बराबर आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। खैर सेक थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि ये हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 दिया है और बेस की वैल्यू 4 दिया है। तो तीसरा चीज क्या बच जाता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, अब ये सी बात है पाइथागोरस का यूज करके। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, ये मुझे पता है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। वो मुझे याद हो गया एक्चुअली में, सॉल्व करते 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 ये मुझे रट गया है कि अगर इसकी हाइपोटेनियस इतना होगा, बेस इतना होगा, तो परपेंडिकुलर उतना आएगा। तो आप भी करिएगा। वैसे फिर भी मैं एक बार तो कर ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि रट्टा मार के बैठे हुए हैं। देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, बेस का स्क्वायर 4 यानी 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। देखिए प्लस माइनस 3 माइनस लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ है, लेंथ निगेटिव हो नहीं सकता, ये भी ऐसी बात है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 ही आएगी। अब जब तीनों वैल्यू आपको मिल गई है तो आप बस वैल्यू रखिए 3 इंटू साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब 3, हाइपोटेनियस का मतलब 5 माइनस 4 इंटू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर, लेकिन क्यूब है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 20, सॉरी क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125, ठीक है। पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं, 5 का 20, सॉरी 625, सॉरी 125 नहीं 125, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट अपॉन 4 करते हैं, 4 इंटू कॉस, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू कितनी है 4। तो चूंकि क्यूब है तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू है आपकी 5, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू कॉस ए है, तो कॉस मतलब वही चीज बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4 अपॉन 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इतना होगा इक्वल टू, इधर आते हैं तो 3 है
इंटू टेन, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, बेस की वैल्यू है 4, माइनस सॉरी 10 फिर से है तो 10, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब 27 अपॉन बेस, बेस है 4, 4 का स्क्वायर क्यूब 64, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 10, तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3, 3 का स्क्वायर 9 और बेस का स्क्वायर यानी कि 60, बस। अब यहाँ फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा है, सही है, तो सिंप्लीफाई करते जाइए और देख लीजिए क्या ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर तो इक्वल हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर आपका जो पूछ रहा है कि वेरीफाई करिए कि ये सही है, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको करूं, आप लोग या तो वीडियो पॉज करिए एंड देन सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके साथ साथ, हो सकता है मेरा भी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक आ जाए, तो आप अपने तरीके से करिए, मैं अपने तरीके से करता हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिएगा। 3 इसका करेंगे तो हो जाएगा 9/5 माइनस ये करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 9 10, ठीक है, अपॉन 25, होल का अपॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 25, ठीक है, अपॉन 125 माइनस ये हो जाएगा आपका 12/5। चलिए इधर का हो गया बराबर, इसको करते हैं 3 3 जा 9/4 माइनस 27/64 अपॉन 1 माइनस ये करते हैं 27/60, इतना हो गया, ठीक है। इसको करिए सॉल्व, फिर से थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 45/25, या ऐसे में कहूँ तो 45 माइनस 108/25 हो जाएगा ये आपका, मैंने एलसीएम लिया, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है। इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, खैर बात वही है कि यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन कितना तेज है, तो मैं करूँ या सॉल्व करूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा और कुछ नहीं, मेरे को भी समय ही लगेगा, मैंने कैलकुलेटर लेकर तो बैठा नहीं हूँ मैं, तो खैर आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, ट्राई कीजिएगा और देखिएगा क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो एक्चुअली में पूछा ही है कि ये वेरीफाई करिए है इक्वल, तो एक्चुअली में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये साइड और ये साइड इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा दिमाग आज काम कम कर रहा है, तो ओके क्वेश्चन नंबर ये 31 था आपका। नाउ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी एक बार देख ही लेते हैं। एक्चुअली मैं सिंप्लीफाई कर दूं, लेकिन क्या है ना इसमें बहुत मिटाना लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आप आज मुझे थोड़ा सा राहत दीजिए, ठीक है। मैं बस सोल्यूशन दे दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 33 34 ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। मैं एक बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन प्रूव दैट, अच्छा यहाँ पे प्रूफ करना है, तो ये तो मैं बताऊंगा, ये प्रूफ करना मुझे बड़ा मजा आता है। प्रूव दैट अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू √7/3। चलिए ये प्रूफ करना है आपको, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है।
कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ ही गए होंगे कि आप ये आपका परपेंडिकुलर दिया है, ये हाइपोटेनियस दिया है। डायरेक्ट बताइए, पर बेस बचा है, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बड़ा कठिन आएगा, निकाला जाए तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये हाइपोटेनियस, ये थीटा मान लीजिए, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बेस निकालते हैं, कितना हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 16 माइनस 9, ठीक है। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 16 माइनस 9, 8, सॉरी 7, 16 माइनस 9, 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √7, ठीक है, पक्का। चलिए, ये तो बेस निकल गया, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं √7, इसकी बेस की वैल्यू की। अब कुछ करना नहीं, बस यही पहले तो हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, ये अंडर रूट में है, ये सबसे बड़ा टेंशन क्रिएट करेगा। सबसे करते क्या है, अंडर रूट ही हटा देते हैं। करेंगे क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ से ये अंडर रूट क्या होगा, खत्म, पूरा हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए, ये स्क्वायर जब हटेगा तो 7 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा, ये तो आप समझ रहे होंगे। और √7 का जब स्क्वायर होगा तो सिंपली 7 बन जाएगा, और 3 का जब स्क्वायर होगा तो सिंपली क्या बन जाएगा आपका, 9। यानी कुल मिला के हमको ये प्रूफ करना है। अब करना क्या है, फिर वही काम, ये कोसेक दिया है तो कोसेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है आपकी? 4, ठीक है। तो चूंकि कोसेक स्क्वायर है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, माइनस कॉट। कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस का मतलब देखिए यहाँ पे कोर स्क्वायर है, तो बेस मतलब √7 और √7 का स्क्वायर, 7 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 3, लेकिन 3 नहीं लिखना है हमको, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन सेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस तो सेक स्क्वायर है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन बेस, बेस मतलब √7, तो √7 नहीं लिखना है, √7 का स्क्वायर लिखना है, तो 7 माइनस 1, ठीक। अब ये जो इतना वैल्यू है 7/9 के इक्वल आना चाहिए, करके देखते हैं, देखिए आता भी है कि नहीं। यहाँ से लिखिए तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 माइनस 7, 9, पक्का भाई, 9 7 16, ठीक, अपॉन ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1 है, एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 16 माइनस 7, ठीक है, पक्का, ओके। नाउ यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/1 और ये हो जाएगा आपका 9/7, यानी कि हम कह सकते हैं 1/1 इंटू 7/9, यानी ये हो जाएगा आपका 7/9, ये हो जाएगा आपका। हाँ, तो ये 1/1 क्यों आया, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। तो ये बात प्रूफ होती है कि इस जो भी क्वेश्चन था यही प्रूफ करना 7/9 के बराबर आएगा, इसको सोल्यूशन करने पर तो आ गया, ठीक है। देखिए इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 33 34 दोनों है, एक बार ट्राई करिएगा आप। ये लेवल 2 के क्वेश्चन है RD शर्मा की, मैं आपको याद कर चलूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, वो क्या कह रहा है। और आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन में कोई नया फंडा नहीं है सिवाय इनके। तो चलिए, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से बचना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी, और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा मैं सिंप्लीफिकेशन से भाग रहा हूँ या कुछ और, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में जितना कंटेंट कितना जितना कंटेंट इंक्लूड हो जाए, जितना कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाए, उसको हम लोग टच करें। प्रॉब्लम ये है कि मैं सिंप्लीफाई करके टाइम वेस्ट करने के बजाय कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको आता है वो आप कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 क्या कह रहा है जरा देखिएगा। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि 3 cos थीटा 3
कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, सॉरी 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइंड करना है, फाइंड tan थीटा, ठीक है। अच्छा, हो सकता है मेरा ये एक्सप्रेशन में कुछ मे भी मिस्टेक हो, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट मिस्टेक है ही, शायद हो सकता है मिस्टेक हो, बट मिस्टेक कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मतलब है बस इस फंक्शन का यूज करके tan थीटा की वैल्यू निकालना। अच्छा, tan थीटा निकालने का मतलब ये होता है कि tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी मुझे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चाहिए। अगर वो निकल जाएगा तो मेरा बाकी सब काम हो जाएगा। किसका यूज करके, इसका यूज करके। करेंगे कैसे, अभी आप सोचिए, कहिए तो मैं आपको होमवर्क में दे दूं, या कहिए तो जैसा आप चाहिए। खैर मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ, सोल्यूशन तो देखते हैं। पहले तो आप एक काम कीजिए, साइन को एक साथ, कॉस को एक साथ लिखिए, कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आया। ये इधर है आपका, ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 4 साइन थीटा। चलिए, ये तो आपको समझ में आ रहेगा, 3 कॉस 2 कॉस, यानी कि क्या बचेगा आपका कॉस थीटा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये चीज कैसे निकलेगा। अच्छा देखिए, यहाँ से ये चीज देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों में से एक साइन थीटा तो हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम एक साइन थीटा कॉमन ले लें तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मेरा बनेगा, आप समझ रहे हैं, पक्का ना। अगर आप देखिए ध्यान से, तो मैं इस कॉस थीटा को इधर ले जाऊं, ये इधर ले जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा इधर जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा आपका 1, और ये तो पूरा का पूरा रहेगा ही रहेगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करूँ कि इसको यहाँ लिखने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको आप इधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 4। समझ रहे हैं मेरी बात। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कैसे, मैं हिंट करता हूँ। देखिए, आपको निकालना क्या था, tan थीटा। tan थीटा आएगा कब, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आए। अच्छा ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कट जाएगा, और मिलेगा क्या आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये है क्या एक्चुअल में, यही तो tan थीटा है। देखिए मिल गया आंसर, समझ रहे हैं, बहुत इजी, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ तो फार्मूला अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये आगे के पार्ट में आएगा ज़रूर, कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही होता है, वो तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, वो तो एक फंडामेंटल बात है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कि tan थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के ही बराबर होता है, समझ रहे हैं। ये फार्मूला आपको आगे के एक्सरसाइजेस में मैं इंक्लूड जरूर करूंगा थोड़ा थोड़ा। आपके जो आपका एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी, वहाँ पे इसका यूज देखिएगा कैसा आएगा, बड़ा आपको हेल्पफुल होगा। ऐसे ऐसे मैं कुछ आपको कुछ 6 रेशियोज बताऊंगा, तो आपको समझ में बड़े अच्छे से आएगा। चलिए ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है इस चैप्टर का, और वो ये है कि वही आपको याद हो कि जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा था तो एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था, और एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन मैंने जो कराया था वो था आपका सिमिलरिटी से रिलेटेड। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज खत्म करते करते फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। ये RD शर्मा का एक्सरसाइज 10.1 लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन ये है कि दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल छोटा है शायद, एक ट्रायंगल बड़ा है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल कुछ भी, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ABC, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल MNP, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है। कह रहा है कि ट्रायंगल एंगल A और एंगल P दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल होने का मतलब क्या है कि वो लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है वो कह रहा है सच दैट tan A जो है वो tan P के बराबर है। तो प्रूफ करना है कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर, वही हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना बड़े कमाल की चीज होती है। सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा मजा तो प्रूफ करने में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस चाहिए जोड़ घटाना गुणा भाग करने के, लेकिन प्रूफ करने में आपको पेशेंस चाहिए, सोचने की क्षमता चाहिए, किस तरह से किसको मर्ज करें। बट ये तो आपको अब समझ में आ रहा होगा ये कैसे लगाते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कैसे लगाते हैं, कि अगर आपने पिछला वाला पार्ट ना भी देखा हो तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए। देखिए मैंने बताया भी था कि जब दो ट्रायंगल कि एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना होता है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सिमिलरिटी वाला फार्मूला या सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करें और ये दिखाएं कि जो सेम साइड्स होते हैं उनकी रेशियोज, ठीक है ना, आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का रेशियो, इस ट्रायंगल के बेस इस ट्रायंगल के बेस का रेशियो, और इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस का रेशियो जो है वो तीनों एक दूसरे के बराबर है। अगर तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। याद रखिएगा एंगल्स बराबर होंगे, साइड नहीं बराबर होंगे, क्योंकि साइड अगर बराबर होगा तब तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये तो हमको कहीं क्वेश्चन में कहा ही नहीं कि वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए तो एक बार फिर से हम आते हैं। खैर सबसे पहली बात तो tan A और tan B दिया है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो tan A इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, tan P। tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, A दिया है तो रेफरेंस एंगल ये बनेगा, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा, CB। तो CB अपॉन ये परपेंडिकुलर, बेस क्या बन जाएगा आपका AB, ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल टू इसके लिए आइए, ये है रेफरेंस एंगल, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि MN अपॉन बेस क्या बन जाएगा आपका NP। ये पहली बात, ठीक है, समझ आया। देखिए दोनों आपस में बराबर है। हमने क्या कहा कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि सेम साइड की रेशियो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए ये है आपका CB और ये क्या है आपका AB, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये दोनों के साइड सेम नहीं है, अलग अलग साइड है। हमको क्या करना है, सेम साइड लेना है दोनों ट्रायंगल के। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए कि CB अपॉन MN इज इक्वल, भाई इसको यहाँ ले जाऊं और इसको यहाँ ले जाऊं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका AB अपॉन NP। अगर आप ध्यान से देखिए तो CB क्या है, इस छोटे वाले का परपेंडिकुलर, और MN क्या है, बड़े वाले का परपेंडिकुलर। तो दोनों ट्रायंगल के सेम साइड का रेशियो। फिर यहाँ पे देखिए AB क्या है आपका, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, और NP क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस। तो दोनों साइड के बेस का रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। भाई रेशियो तो ऑब्वियसली बात है, कांस्टेंट तो होगा ही होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है चीजें। यहाँ से अगर आप इस पार्ट को हाइड करिए, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, तो आप क्या पाएंगे, एक रिजल्ट कि जो CB है वो किसके बराबर है, x टाइम ऑफ MN के। और ऐसे इसको अगर आप हाइड करेंगे तो आपको मिलेगा AB इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ NP। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब हमारा तीसरा काम बस इतना ही है कि देखिए ये परपेंडिकुलर रेशियो, ये बेस और ये बेस का रेशियो आपस में बराबर हो गए। हम बस अगर तीसरे वाले को दिखा दें
ये दोनों बराबर हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और कैसे दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं। तो हाइपोटेनियस निकालना है, तो मुझे बताइए कि हाइपोटेनियस इस वाले ट्रायंगल का कितना हो जाएगा। तो देखिए AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। स्क्वायर है, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट। ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल का लिखिए, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MP इज इक्वल टू MP ही तो है, सेम एज इट हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यानी कि MN का स्क्वायर प्लस बेस NP का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। हमको हाइपोटेनियस का रेशियो लिखना है, तो देखिए यहीं कहीं साइड में लिखते हैं। तो थक गया मैं, 2 सेकेंड वेट करिए। अच्छा, बहुत गर्मी है आज, फिर भी मैं देखो तुम लोगों के लिए मर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए सॉल्व कीजिए, AC अपॉन MP रेशियो लेना है। AC की वैल्यू ये है, रखिए इसमें वैल्यू, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट इसकी जगह MN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए AB और CB की वैल्यू हम निकाली है, प्लेस कर सकते हैं इसमें, कितना मिल जाएगा, अंडर रूट AB की वैल्यू कितनी है x NP, चूंकि AB का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर NP का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए सॉरी यहाँ मैंने CB लिखा हुआ है, यहाँ BC लिख दिया है मैंने, तो आप जो चाहिए थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ CB का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है x स्क्वायर फिर MN का स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट में अपॉन ये पूरा MN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई, ये किसका रेशियो है, AC अपॉन MP का। ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो दोनों के एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और चूंकि x का स्क्वायर है तो वो अंडर रूट से बाहर होकर केवल क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पार्ट सेम है, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका, AC अपॉन MP इज इक्वल टू एक्स। और अगर आप ध्यान दीजिए ना तो यहाँ भी देखिए इनके रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो x की जगह मैं फिर ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं x हटाऊँ तो लिख सकता हूँ ना AC अपॉन MP। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये अपने आप तीनों के तीनों सेम साइड के सेम रेशियो आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब कि अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हैं तो सिमिलरिटी ये कहती है कि तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर, यानी कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा, और ये तो प्रूव करना शायद एंगल B एंगल N के बराबर होना चाहिए। और होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं दोनों के दोनों क्या होंगे आपके 90 डिग्री, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। और जब ये दोनों बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में तो आया ही होगा। तो ये था आपका RD शर्मा का एक्सरसाइज 10.1। अगले पार्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो साइन कॉस ये हैं इनके अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज कितनी होती हैं उसको मैं बताऊंगा, और यकीन मानिए कि आप उसको अपने हाथों पे भी याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करने में कहीं कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर ये बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यूट्यूब पे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी तरह से करूँ। बट ये तभी अच्छा हो सकता है जब आपके फीडबैक होंगे, आप मुझे अच्छे से बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्या आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ईमानदारी बरतिए अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपको टू द पॉइंट ले चलूँ और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले चलूँ। ठीक है, कोई फालतू की बकवास नहीं। तो
तब तक के लिए मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।